हेलो फ्रेंड्स, एनएससी यानी कि नव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में समास। समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की परिभाषा जानेंगे हम। समास की परिभाषा क्या है और समास कितने प्रकार के होते हैं, ये जानने के लिए यहाँ बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हिंदी व्याकरण में समास एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। समास की परिभाषा, समास के भेद एवं समास के उदाहरण। तो आज हम ये सब जानेंगे, तो शुरू करते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि समास में क्या किया जाता है। समास में हम करते हैं कि कोई भी समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे, यानी कि समास क्या है, समास में संक्षिप्तीकरण किया जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बना दिया जाता है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। समास की परिभाषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें हम सबसे पहले जानना होगा कुछ दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों को। या सामासिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं, यानी कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। इसमें क्या होता है, सामासिक पद वह होता है जब दो शब्दों से मिलकर बन जाता है, यानी कि जहाँ पर समास होगा जो दो शब्द मिले होंगे। जैसे राजा का पुत्र, मैं लिख देता हूँ, राजा का पुत्र। तो जब हम राजा का पुत्र का समास करेंगे तो इसमें क्या होगा, राजपुत्र बनेगा। तो इसमें इसके एक तरह परसर जो इसमें चिन्ह था उसका लुप्त हो गया, और इससे जो इस पद को क्या बोलेंगे हम, सामासिक पद बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह को जानने के लिए देखते हैं हम। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समास शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राज प्लस पुत्र, तो ये बना राजा का पुत्र। पीछे क्या था, राजपुत्र तो एक सामासिक शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। 3, तो राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र जब समास विग्रह करेंगे तो हम इसको लिखेंगे राजा का पुत्र, और जब हम इसका समास संक्षिप्तीकरण करेंगे तो उसको लिखेंगे राजपुत्र। तो ये जो का है हमारा, का, राजा का, तो ये जो का है इसका लोप हो जाएगा इसमें। ये तो कहा गया है इसमें, ये देखिए आप, लुप्त हो जाता है, यानी कि के बीच के विभक्तियों के चिन्ह का लुप्त हो जाना। तो ये का है, इसका लुप्त हो गया, तो ये बन गया राजपुत्र। आगे पूर्व पद और उत्तर पद। अब समास में क्या चीज़ देखने को मिलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद देखने को मिलेंगे। जो पहले हुआ वो पूर्व पद, जैसे इसके नाम से हम जान सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहले हुआ वो हुआ पूर्व पद, और जो बाद में हुआ वो हुआ उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं,
पद या शब्द कह सकते हैं इसको। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो पहला पद होगा उसको पूर्व पद कहेंगे और जो दूसरा पद होगा उसको उत्तर पद कहेंगे। जैसे गंगा जल, यहाँ लिखा जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है, यानी कि जो इसमें गंगा है वो इसमें पूर्व पद है। ये यहाँ से हम देख सकते हैं गंगा पूर्व पद और जल क्या है, उत्तर पद है, जो बाद वाला है वो उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद को समझ गए। क्योंकि समास को समझने से पहले हमें ये जानना होगा, जो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको जानना बेशक ज़रूरी है। यदि हम ये नहीं जानेंगे इतनी छोटी सी बात के उत्तर पद और पूर्व पद क्या हुआ, तो शायद हम समास ना समझ पाएँ। तो समास समझने से पहले हमें पूर्व पद और उत्तर पद का विशेष ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो जो पहला हुआ वो पूर्व पद हुआ, जो बाद का हुआ वो उत्तर पद हुआ। सबसे इसको साफ शब्दों में भी कह सकते हैं, यानी कि पहला पद और बाद का पद। आगे देखते हैं समास के भेद। अब हम देखेंगे समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। नंबर 3 है द्विगु समास। नंबर 4 है द्वंद्व समास। नंबर 5 है बहुब्रीहि समास और नंबर 6 है कर्मधारय समास। तो इनको कंप्लीट समझने के लिए और देखने के लिए कि अव्ययी भाव और तत्पुरुष और द्विगु, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास को समझने के लिए हमें बना रहना होगा वीडियो के एंड तक और देखते रहिए। शुरू करते हैं हम। नंबर 1 पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। अव्यय जिसका कोई व्यय ना हो, जिसका कुछ अर्थ ना हो, उसी को अव्यय कहते हैं। यानी कि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, इसने क्या कहा, पहला पद, ये तो हमने अभी बताया था, या पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि पहला पद पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान यानी कि जो पहला पद है उसी से जो निकलेगा अर्थ निकलेगा और वह अव्ययी होगा। जैसे यथामति, मति के अनुसार, मति के अनुसार, इसका जो अर्थ है यथामति, यथामति, इससे कुछ ऐसा बना ही नहीं। तो इसमें जो रहेगा हमारा अव्यय जो जुड़ा है उसमें यथा जुड़ा हुआ है, तो यथामति। आमरण, तो आमरण में देख सकते हैं मृत्यु कर, इनमें यथा और आ अव्यय हैं। इनमें जो जुड़ा हुआ है यथा जुड़ा हुआ है और आ जुड़ा हुआ है, ये दोनों सब अव्यय जुड़े हुए हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं अव्ययी भाव के। देखें जैसे आप देख सकते हैं आजीवन, आजीवन जीवन भर। यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य के सामर्थ्य के अनुसार। यथाशक्ति में यथाशक्ति के शक्ति के अनुसार। यथाविधि यथाविधि के अनुसार। यथाक्रम, यथाक्रम का क्या है, क्रम के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। हर रोज का रोज रोज। तो इसके कुछ अन्य उदाहरण भी थे अव्ययी भाव समास के। और भी इसके उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। हाथों हाथ का हाथ ही हाथ में। रातों रात रात ही रात में। प्रतिदिन प्रत्येक दिन। बेशक शक बिना। निडर डर के बिना। निस्संदेह संदेह के बिना। प्रतिवर्ष हर वर्ष। अव्ययी भाव समास की पहचान। अब इस समास की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, जानने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे हम समझेंगे। इसके समास की जो पहचान है, तो क्या कहा है, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। यानी कि जब समास होगा, जब हम समास इसमें करेंगे दो शब्दों का, तो उसका जो समस्त पद बनेगा, जो उससे तीसरा कोई शब्द बनेगा, वो अव्यय बनेगा, क्योंकि इसका नाम ही अव्ययी भाव समास है। अर्थात
समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं बदलते। अब दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जानेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि जो बाद वाला है, बाद वाला पद प्रधान है और पूर्व पद गौण हो, यानी कि जो उसका पहला यानी कि प्रथम पद है वो गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत या रचित। हमें इतना लंबा ना लिख कर तुलसीदास द्वारा कृत या रचित, हमें ये नहीं लिखना भाई, हमें तो बस तुलसीदास कृत लिख दिया, तुलसीदास कृत। तुलसीदास कृत का मतलब भी ये है कि तुलसीदास द्वारा कृत यानी कि रचित, और तुलसीदास कृत ये लिख दो या तो बातें की हैं, क्योंकि इसका सामासिक शब्द ये है। और इसमें क्या उत्तर पद प्रधान होगा, जो इसका उत्तर यानी कि बाद वाला पद हो वो प्रधान होगा। जैसे यानी कि रचित यानी कि रचा गया है। तुलसीदास ज्ञातव्य, विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। अब इसे विभक्तियों के नाम के अनुसार, जो तत्पुरुष समास है, इस विभक्ति के नाम के अनुसार इसको 6 भागों में विभक्त किया है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आपने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान काकों के, संबंध काकी के, अधिकरण में पर आदि। तो ये कारक से इस विभक्ति का ज्ञात होता है। तो इसी के कारण जहाँ इसमें विभक्ति, कौन सी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ होगा, तो उसी से हम पहचान सकेंगे कि इसमें ये कर्म कारक तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत यानी कि रचित। तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या द्वारा। तो संप्रदान तो संप्रदान इसमें कारक रहा, अपदान संबंध तत्पुरुष। कर्मधारय समास, कर्मधारय जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल, ये समासपद हो गया और ये समास विग्रह हो गया। जैसे चंद्रमुख कहा उसने, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यानी कि चंद्र जैसा मुख को हम कहते हैं चंद्रमुख। इसमें क्या कहा था उसने? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान में उपमा का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि उत्तर पद प्रधान तो है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान में उपमेय का संबंध हो, यानी कि एक दूसरे की विशेषता बताते हों। उत्तर पद प्रधान रहेगा लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण, विशेष्य का संबंध रहेगा। आप देख सकते हैं, आप क्या समझ पर चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यानी कि इसमें जो उत्तर पद है ये प्रधान है, मुख है। मुख तो हमारा क्या है भाई? मुख प्रधान है। यहाँ जो मुख है, मुख तो प्रधान हुआ। प्रधान होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, उसके जो यानी कि विशेषण की विशेषता बताई गई है। मुख क्या है भाई? चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमुख ये हुआ चंद्रमुख। और चंद्रमुख को हम कह सकते हैं चंद्र जैसा मुख। तीसरा क्या है? देहलता, देह रूपी लता,
प्रधान तो है लता और है कैसी, देह के जैसी। नील कमल, नील कमल में कर्मधारय है, इसमें क्या है, नीला कमल, कमल है और कमल की क्या बताएगी, विशेषता बताएगी, तो भाई नीला है कमल। सज्जन, सज्जन यानी कि अच्छा जन, जन है लेकिन अच्छा है, उस जन की जो बताई गई एक अच्छा ही बताई गई। तो ये हुआ हमारा। अब ये दूसरा समासपद ये है और समास विग्रह इसका ये है। कमल नयन, आप कमल नयन को जान सकते हैं। कमल नयन में कमल के समान नयन, कमल के समान जो नयन है, यानी कि नयन तो है लेकिन कमल के समान है, नयन है लेकिन क्या है भाई, वो कमल के समान है। तो कमल के समान नयन होने के लिए उसे हमने कहा कमल नयन। दूसरा हम नेक्स्ट देखेंगे दही बड़ा, ठीक है, दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा यानी कि दही में डूबा बड़ा। तो है तो इसमें प्रधान क्या है, बड़ा है, लेकिन क्या है, वो दही में डूबा हुआ है। पीताम्बर, पीताम्बर भी हमारा कर्मधारय तत्व समास है, क्योंकि पीला आम्बर, आम्बर में यानी कि होता है वस्त्र, तो वस्त्र तो है लेकिन क्या है, वो पीला है, तो वस्त्र की जो विशेषता बताई, पीले रंग से उसकी विशेषता बताई गई। विशेषण नरसिंह, नरों में सिंह के समान, यानी कि सिंह के समान तो है, नरों में सिंह के समान है। नंबर 4 है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में क्या होगा, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होगा, जैसे चौराहा, तिराहा, सप्ताह है, संख्यावाचक जहाँ देखने को मिलेगा हमें। पंचमुखी, जहाँ संख्यावाचक शब्द हमें देखने को मिलेगा वो द्विगु समास होगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, ये समास और समासपद इसका है, समास विग्रह और समासपद है। नवग्रह यानी कि देखा ना, पूर्व पद इसमें क्या है, संख्यावाचक यानी कि नव है, 9 ग्रहों का समूह, इसी को तो नवग्रह कहेंगे। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह है। अठन्नी, 8 अन्नों का समूह है। दोपहर, इसमें 2 आया ना, दोपहर में 2 है, 2 पहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। और यात्रम्बिकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर। नेक्स्ट हम 5वां पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या भाई, इसके आप नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें द्वंद्व यानी कि द्वंद्व जैसा है कि दोनों बराबर हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे माता पिता, माता और पिता, या योजक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है इसके बीच में, योजक चिन्ह का भी यूज हो सकता है। जैसे जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि द्वंद्व का मतलब यानी कि दोनों बराबर की टक्कर में, तो ये द्वंद्व समास है। और इसमें जो देखने को मिलेगा हमें ये शब्द देखने को मिलेंगे, और, अथवा, या, एवं और योजक चिन्ह का भी प्रयोग इसमें हो देखने को मिल सकता है। जैसे समस्त पद ये और समास विग्रह ये है। पाप पुण्य, मैंने कहा था ना योजक चिन्ह, पाप पुण्य, पाप पुण्य यानी कि पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। अनजल, अन्न और जल,
खरा खोटा, खरा और खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये सब इसके उदाहरण हैं। छठा और लास्टवा हमारा है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों। कोई ऐसा भी समास है, यानी कि जो 6 नंबर पे हम पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में हम पढ़ेंगे इसके जो दोनों पद हैं वो दोनों ही पद प्रधान होंगे और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो सके। यानी कि इसमें क्या है, ये शब्द ऐसे होते हैं पर्यायवाची टाइप के होते हैं, पर्यायवाची रहेंगे। इसमें जो हमें देखने को मिलेंगे वो पर्यायवाची, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसके दोनों पद हैं वो अप्रधान है और इसका जो तीसरा सामासिक पद बनेगा, यानी कि जो तीसरा शब्द बनेगा वो प्रधान रहेगा। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। दशानन, मैंने क्या कहा था, पर्यायवाची देखने को मिलेगा इसमें, तो पर्यायवाची इसमें देखने को मिलेगा दशानन। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो इसमें रावण की बात करेगी, ये पर्यायवाची मैंने कहा था ना। नीलकंठ, नीलकंठ में क्या, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव का ही तो नीलाकंठ, शिव की बात करी। सुलोचना, इसने क्या कहा, सुलोचना। सुदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ही तो थी। पीताम्बर, पीला है अंबर यानी कि वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण जी का या विष्णु भगवान जी भी हो सकते हैं, कभी कभी देखने को। लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर, यानी कि उदर मीन्स पेट होता है, उदर और पेट, जिसका अर्थात गणेश जी की यहाँ बात करी गई। दुरात्मा, दुरात्मा बुरी आत्मा वाला। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके यानी कि बसता सरस्वती जी। तो इस तरह से तो फ्रेंड्स आज समास में हम यहीं तक पढ़ा चुके हैं और समझ चुके हैं। दोस्तों आज इतना ही, एंड तक देखने के लिए, समझने के लिए और के लिए धन्यवाद। और आप देखते रहिए नव स्टडी सेंटर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको किसी टॉपिक को समझने की ज़रूरत हो या आवश्यकता लगे तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, हम उसको लेकर हाजिर होंगे और एक कोई वीडियो आपके सम्मुख पेश करेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।